हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ललिता में। आज हमारी ये बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम क्लास 11th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कवर करेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। और ये क्लासेस आपके समझने के लिए हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक बायो में है। नोट्स की फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको पहले यही बता देती हूँ कि बायोलॉजी है क्या। चलिए देखते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों, कौन कौन से दो शब्दों? बायोस और लोगी या लोगस। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों बायोस और लोगी से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगी का अर्थ होता है टू स्टडी। तो ये क्या हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी कहलाती है। अच्छा, अब फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल या अरस्तु एक ही है, इसे हिंदी में अरस्तु कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद में ब्रांचेस देखेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कौन कौन सी ब्रांच है? दो ब्रांच है। एक तो है बॉटनी और एक है जूलॉजी। बॉटनी में हम क्या करते हैं? बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो बॉटनी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और फादर ऑफ बॉटनी पूछ ले तो कौन है? थियोफ्रेस्टिस। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। ठीक है, अब देखिए आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है, फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है बायोस और लोगी। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगी का अर्थ होता है टू स्टडी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, एक बॉटनी है, एक जूलॉजी है। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टिस। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके साथ आपको एक बात और बता दूं कि कोई भी शब्द जैसे जिसके लास्ट में लॉजी
या नोमी लगा हो वो ग्रीक लैंग्वेज के ही होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बायोलॉजी हो गया, एक तो जूलॉजी हो गया। ठीक है, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, ये ग्रीक वर्ड ही है। और नोमी का एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे एग्रोनोमी। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। और जिन शब्दों के लास्ट में कल्चर लगा हो वो होते हैं लैटिन भाषा के। जैसे कल्चर लगा हो वो कौन से होते हैं? लैटिन भाषा के। एग्जाम्पल जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? इसके बाद में हम चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर ना लो तो भी कोई बात नहीं, आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। ठीक है, चैप्टर का नाम, चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, यानी जीव जगत। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म में आपको बता दूं क्या होता है कि एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना संगठन जिसमें बाहरी व आंतरिक वृद्धि व विकास होता है और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, जीव कहलाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक या एक से अधिक कोशिकाओं का संगठन प्लस बाहरी व आंतरिक वृद्धि व विकास प्लस अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? एक या एक से अधिक कोशिकाओं का संगठन जिसमें बाहरी व आंतरिक वृद्धि व विकास होता है प्लस अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, जीव कहलाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद ऑर्गेनिज्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे लिविंग और नॉन लिविंग, कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। लिविंग क्या है? लिविंग पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव, समस्त जीव जिनमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जिनमें जीवन पाया जाता है वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं। सजीव, इसके लक्षण क्या क्या हैं? लक्षण ये हो गई, डेफिनेशन हो गई है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जिनमें जीवन पाया जाता है सजीव कहलाते हैं। सजीवों के लक्षण बताइए।
सजीवों के लक्षण, इसमें एक आ जाएगा फूड यानी भोजन, दूसरा रेस्पिरेशन यानी श्वसन, तीसरा मूव यानी चलन, चौथा है ग्रोथ वृद्धि। ठीक है, फूड, रेस्पिरेशन, मूव, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। यानी जनन। अब है फील या सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता। क्या हुआ इसका अर्थ संवेदनशीलता का, अभी बताती हूं। और हो जाएगा एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। ठीक है, ये देखिए आप सजीवों के लक्षण, फूड, रेस्पिरेशन, मूव, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फील या सेंसिटिविटी और एक्सक्रीशन। फूड, ये सजीवों में पाया जाने वाला मेन कैरेक्टर है, मुख्य लक्षण। ठीक है, रेस्पिरेशन, सभी सजीव है वो श्वसन करते हैं और श्वसन के लिए इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूव, सजीवों में चलने की क्रिया पाई जाती है। इसमें एक अपवाद भी है, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे सजीव तो हैं, अपना भोजन भी खुद बनाते हैं, लेकिन इनमें गति नहीं पाई जाती। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं क्या? ऐसे नहीं जा सकते। रिप्रोडक्शन, अपने जैसा नया प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, इसमें भी अपवाद है, बांझ दंपति और खच्चर। फील या सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकते हैं, यानी ये क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया है, वो भी सजीवों में पाई जाती है। अब नॉन लिविंग, अब क्या पढ़ेंगे? नॉन लिविंग। बोर्ड साफ कर देती हूं। अब नॉन लिविंग, निर्जीव। नॉन लिविंग क्या होते हैं? तो नॉन लिविंग को कैसे समझेंगे कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त चीजें जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, नॉन लिविंग कहलाती है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त चीजें जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, नॉन लिविंग यानी निर्जीव कहलाती हैं। जीवन उपयोगी क्रियाएं उनमें नहीं होती, जैसे सजीवों में होती है ना, फूड होता है, रेस्पिरेशन, मूव, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फील, एक्सक्रीशन, ये सब है ना, निर्जीव में नहीं होती। कैसे दिखेंगे? पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त चीजें जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, ठीक है। अब निर्जीव को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। निर्जीव के दो भाग कौन कौन से? एक तो है नेचुरल यानी प्राकृतिक, और दूसरा है आर्टिफिशियल कृत्रिम। जीव के दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा नेचुरल और एक हो जाएगा आर्टिफिशियल या कृत्रिम। नेचुरल प्राकृतिक, नेचुरल प्राकृतिक में कौन से आएंगे? प्रकृति द्वारा निर्मित, प्रकृति द्वारा
निर्मित, आर्टिफिशियल में मानव द्वारा निर्मित। एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे पर्वत, आकाश, वायु, पानी, ग्रह, सूर्य, तारे। ये क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक। आर्टिफिशियल, कृत्रिम। आर्टिफिशियल, कृत्रिम, मानव द्वारा निर्मित। आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बताओ। जैसे टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, मोबाइल, जो आप पूरा दिन चलाते हो, क्या है ये? निर्जीव है और आर्टिफिशियल, कृत्रिम, मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आप सजीव में एक लाइन ऐड कर लीजिए कि जीवों का शरीर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। जीवों का शरीर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जीवों का शरीर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बना होता है। इनके शरीर का 99% भाग 99% भाग किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, CH2। जीव के शरीर का 99% भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो आपको ऑर्गेनिज्म, लिविंग, नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के पार्ट, नेचुरल और आर्टिफिशियल, इतना क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यस लिखो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? बायोडाइवर्सिटी। हेडिंग लगा लीजिए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग बींग्स। डाइवर्सिटी इन द लिविंग बींग्स, जीवों में विविधता। तो विविधता क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की प्रकार और संख्या को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या एवं प्रकार को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या एवं प्रकार को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब तक ज्ञात वर्णित प्रजातियों की संख्या कितनी है? अब तक ज्ञात वर्णित प्रजातियों की संख्या लगभग है 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, लिख लीजिए कि अब तक ज्ञात वर्णित प्रजातियों की संख्या लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन है। अब बायोडाइवर्सिटी के टाइप पढ़ेंगे हम। पहला है आनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, यानी आनुवांशिक
जैव विविधता। दूसरा है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। जातीय जैव विविधता। तीसरा है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी। जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता के प्रकार ये 3 हो गए, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, आनुवंशिक जैव विविधता, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, जातीय जैव विविधता, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी जैव विविधता। ठीक है, अब एक एक करके बताती हूँ। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता में क्या होगा कि इनमें जीन्स अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? ह्यूमन। आनुवंशिक जैव विविधता, एक ही जाति के जीव जिनमें जीन्स अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य। एग्जाम्पल क्या होगा? मनुष्य में हम आनुवंशिक जैव विविधता को कैसे समझेंगे? मनुष्य में आनुवंशिक जैव विविधता को कैसे समझेंगे? आप देखते हो आपके भाई बहन है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। ये किसके कारण है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, आनुवंशिक जैव विविधता के कारण है। अब है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, जातीय जैव विविधता। जातीय जैव विविधता को कैसे समझेंगे? एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रजाति के जीव, एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रजाति के जीव, जैसे जंगल में हिरण, बाघ, सांप सभी रहते हैं, तो ये क्या हो गई? स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। अब है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को कैसे समझेंगे? कि पृथ्वी पर अलग अलग इकोसिस्टम का होना, जैसे कहीं मरुस्थल है, कहीं वन है, कहीं समुद्र है, और सबका मौसम अलग अलग है। यही है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इतना समझ आया? आज के लिए इतना ही। अपनी क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखना और अपने फ्रेंड्स में क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।